जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है बीएसएससी कार्यालय परिचारिका, जिसमें आपका टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाता है बीएसएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम में, जिसमें से आपका पूछा जाता है जीके, हिंदी एवं मैथ पूछा जाता है। और आज के इस वीडियो में आपको ऐसा प्रश्न बताने वाले हैं जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न एकदम रियल प्रश्न पत्र की तरह होने वाला है। जैसा प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा हूबहू वैसा ही प्रश्न आज के इस वीडियो में हम लोग करवाने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो के अंदर आपको एकदम सिलेक्टेड प्रश्न बताए जाएंगे जो कि इस बार के एग्जाम में आ सकता है और आपको नौकरी पक्की कर सकता है। ठीक है, तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका सवाल है और इसी लेवल का आपके एग्जाम में भी सवाल पूछा जाता है। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ये आपको पता होना चाहिए। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? जो बीएसएससी का सिलेबस है वो कहता है कि मैं आपसे भारत का पहला जैसे मुख्यमंत्री हो गया, भारत का पहला प्रधानमंत्री हो गया, ऐसे सवाल से आपके एग्जाम में 2 सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा सवाल क्या कह रहा है। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो बिल्कुल राइट आंसर आप लोग को आना चाहिए। उससे पहले हम सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। उससे पहले इंदिरा गांधी को देख लेते हैं। तो इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। भारत की प्रथम वोमेन प्राइम मिनिस्टर कौन थी? तो वो आपका इंदिरा गांधी जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? इंदिरा गांधी जी हो जाएंगे। याद रखिएगा, एकदम वायरल प्रश्न है, आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्या इसका राइट आंसर होगा। उससे पहले सरोजिनी नायडू को देख लेते हैं। सरोजिनी नायडू आपके भारत के प्रथम महिला राज्यपाल है। कौन है? राज्यपाल। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन हो जाएंगे? सरोजिनी नायडू हो जाएंगे। और सुचेता कृपलानी की बात करें तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री यही हो जाएंगे, सुचेता कृपलानी हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग प्रतिभा पाटिल की बात करें तो प्रतिभा पाटिल आपके भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। भारत की प्रथम महिला प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति कौन है? तो याद रखिएगा आपका प्रतिभा पाटिल हो जाएंगे। और कब बनी थी? तो 2007 ईस्वी में भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? प्रतिभा पाटिल बनी थी। एकदम VVI सवाल है, आपके एग्जाम में आने वाला एवं इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि इस बार के एग्जाम में आएगा। फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो याद रखिएगा सुचेता कृपलानी। कौन हो जाएंगे? सुचेता कृपलानी। एक बार हम अच्छे से इस प्रश्न को क्लियर कर लेते हैं। जो जो प्रश्न आपके एग्जाम में आने का संभावना है आप यहाँ पर देख लीजिएगा। पहला, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सभी को क्लियर है, सुचेता कृपलानी। उसके बाद इंदिरा गांधी की बात करें तो यह भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, क्लियर है, प्रधानमंत्री हो जाएंगे। सरोजिनी नायडू आपका कौन हो जाएंगे? कोई बच्चे बताएगा? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन हो जाएंगे? सरोजिनी नायडू हो जाएंगे। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। उसी प्रकार से प्रतिभा पाटिल आपके भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। अब हम आपके एग्जाम में आने वाले सवाल को देख लेते हैं जो आने के संभावना है। जैसे में पूछ सकता है कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? क्योंकि यह 10th लेवल के बेसिक पर है तो आपके एग्जाम में ये वाला सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। और इसमें हम आपको टोटल 80 प्रश्न बताएंगे। इसमें टोटल कितना प्रश्न बताएंगे? 80 प्रश्न बताएंगे। और आपको हम क्या बोलते हैं, आपको हम एक मौका देते हैं कि आप 80 में से 75 क्वेश्चन को सही करके दिखाओ। ठीक है, 80 में से देखते हैं आप कितना प्रश्न को सही कर पाते हैं। ठीक है ना, चलिए अगला नंबर सवाल है इंडिया ऑफिस। एकदम वायरल सवाल है, आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। इंडिया ऑफिस का स्थापना किस वर्ष हुआ था? ठीक है ना, इंडिया ऑफिस का स्थापना किस वर्ष हुआ था? बिल्कुल राइट आंसर आप लोग को आना चाहिए। उससे पहले हम लोग 1857 को देख लेते हैं। 1857 ईस्वी में आपका सिपाही विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था? सिपाही विद्रोह आपका कब हुआ था? 1857 ईस्वी में आपका सिपाही विद्रोह हुआ था। ठीक है, एकदम वायरल सवाल है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 1857 की क्रांति भी इसको कहते हैं या इसको सिपाही विद्रोह के नाम से भी हम लोग जानते हैं। 2 नंबर मतलब इंडिया ऑफिस का स्थापना कब हुआ था? याद रखिएगा 1861 ईस्वी में हुआ था इंडिया ऑफिस का स्थापना। इंडिया ऑफिस का स्थापना कब हुआ था? 1861 ईस्वी में इंडिया ऑफिस का स्थापना हुआ था। ठीक है, अगले नंबर सवाल को देख लेते हैं जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट एवं VVI सवाल है। भारत का सबसे छोटा
महासागर कौन सा है? एकदम बिल्कुल रियल पेपर की तरह यह प्रश्न होने वाला है। भारत का सबसे छोटा महासागर कौन सा हो जाएगा? आर्कटिक महासागर हो जाएगा। कौन सा महासागर हो जाएगा? आर्कटिक महासागर हो जाएगा। एकदम वीवीआई सवाल है, आपके एग्जाम में ये सवाल पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे छोटा महासागर कौन सा हो जाएगा? आर्कटिक महासागर हो जाएगा। अगर यही पूछ दे कि भारत का सबसे बड़ा महासागर कौन सा हो जाएगा? प्रशांत महासागर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा महासागर कौन सा हो जाएगा? प्रशांत महासागर हो जाएगा। जिसका क्षेत्रफल की बात करेंगे, अगर मान लें कि आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए कि प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल कितना है, तो याद रखिएगा 16 करोड़ 53 लाख वर्ग किलोमीटर है। 16 करोड़ 53 लाख वर्ग किलोमीटर किसका क्षेत्रफल है? प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा एवं छोटा एवं विश्व का सबसे बड़ा एवं गहरा महासागर के अंतर्गत आता है। 4 नंबर आपका सवाल है, एकदम वीवीआई सवाल है। हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है 4 का, तो आप लोग जवाब दीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? ठीक है, एकदम वीवीआई सवाल है, आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? याद रखिएगा, दयाराम साहनी ने किया था। किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। एकदम वीवीआई सवाल है, ठीक है ना, एकदम आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है, तो ये सब एग्जाम में आने वाला सवाल है, तो ये सब आप नोट करते चलिएगा, ठीक है ना, आपको एग्जाम में बहुत ही काम देगा। अगला नंबर सवाल है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एकदम वीवीआई सवाल है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बनेगा, यानी इसको हम लोग टीटीआई लिखते हैं। आप कहिएगा सर टीटीआई क्या होता है? तो टावर टूर इंजेक्शन होता है, मतलब यह इंजेक्शन की तरह काम करेगा आपके एग्जाम में। आप याद करके जाइए और एग्जाम में टिक मार के आ जाइए, ठीक है, ऐसा प्रश्न है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? तो बिल्कुल राइट आंसर आप लोग का आ रहा है, एक बच्चे का आ रहा है मेडागास्कर। कैसे होगा? ये नहीं होगा, ये आपका ग्रीनलैंड होगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा? ग्रीनलैंड हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप क्या हो जाएगा? ग्रीनलैंड हो जाएगा। और आपको डेली इसी चैनल पर आपको बीएसएससी कार्यालय परिचारी का क्लास मिलता है, ठीक है ना, बीएसएससी कार्यालय परिचारी का क्लास आपको डेली इसी चैनल पर मिलता है। तो आप लोग क्या कर लीजिएगा? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने के फायदे आपको बताते हैं। डेली आपको जो भी क्लास होगा सबसे पहले आपको पता चलेगा, ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको डेली जो भी क्लास होगा सबसे पहले आपको पता चलेगा। और इस बार माँ बाप के सपने को आपको पूरा करना है, जोर शोर से मेहनत करना है, ठीक है ना। चलिए, अगला नंबर सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, अकबरनामा। अकबरनामा के लेखक कौन है? एकदम वीवीआई सवाल है, अकबरनामा के लेखक कौन है? एकदम बताइएगा, एक अकबरनामा के लेखक कौन हो जाएंगे? अबुल फजल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अबुल फजल। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, अकबरनामा लेख के लेखक कौन है? अबुल फजल। अकबरनामा के लेखक कौन हो जाएंगे? अबुल फजल हो जाएंगे। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। याद रखिएगा, अबुल फजल के मतलब अकबरनामा के लेखक कौन हो जाएंगे? अबुल फजल हो जाएंगे। और आप लोग बताइएगा आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है ना, क्योंकि क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं मतलब हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप इस क्लास को पूरा देख लेते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम में हूबहू सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न देखने को मिलेगा। तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो आपके काम का है, ठीक है। आगे चलिए, गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो याद रखिएगा, गंगा नदी का उद्गम स्थल आपका हो जाएगा गंगोत्री का हिमनद हो जाएगा। गंगोत्री का आपका क्या हो जाएगा? हिमनद। गंगोत्री का हिमनद आपका मतलब यहाँ से पूछ रहा है कि गंगा नदी कहाँ से निकलता है, तो गंगोत्री के हिमनद से निकलता है। शुरुआत से हम लोग बात करें तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला से निकलता है। याद रखिएगा, गंगा नदी कहाँ से निकलता है? तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के गंगोत्री हिमनद से निकलता है। फिर से एक बार हम लोग क्लियर कर लेते हैं, गंगा नदी कहाँ से निकलता है? तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के गंगोत्री हिमनद से निकलता है। फिर से एक बार क्लियर करते हैं, गंगा नदी कहाँ से निकलता है? तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के गंगोत्री हिमनद से निकलता है। क्लियर है? ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और क्या क्या पूछा जाएगा आप यहाँ पर देख सकते हैं।
गंगा नदी की लंबाई भारत में कितना है? तो लगभग 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की लंबाई भारत में लगभग कितना है? 2525 किलोमीटर है। ठीक है, एकदम भी सवाल है, याद रखिएगा। अब यमुना नदी पूछेगा तो कहाँ से निकलता है? यमुनोत्री से निकलता है। सोन नदी कहाँ से निकलता है? अमरकंटक से निकलता है। सोन नदी आपका कहाँ से निकलता है? अमरकंटक यानी महाराष्ट्र में ये पड़ता है, वहां से निकलता है। ठीक है, अगले नंबर सवाल की ओर चलते हैं जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, एकदम भी सवाल है। आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, आप लोग का जवाब आना चाहिए। ये प्रश्न मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। याद रखिएगा, भारत में जो योजना आयोग का गठन हुआ था वह आपका हुआ था 15 मार्च 1950 ईस्वी को। आपका भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 ईस्वी को भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था। भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। एकदम भी सवाल है, आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। ठीक है, ये अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको क्लियर कर देते हैं। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। कौन सा आयोग कर दिया गया है? नीति आयोग कर दिया गया है। योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? नीति आयोग कर दिया गया है। योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? नीति आयोग कर दिया गया है। और आपके एग्जाम में पूछा जाता है नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो 2015 ईस्वी में हुआ था। इसका जो नाम चेंज करके नीति आयोग बनाया गया था वह 2015 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। और कभी कभी पूछता है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। या नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और अभी तक जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं, स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिख रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि जो भी क्लास होगा बाबू सबसे पहले आपको पता चलेगा। तो यह आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा है, इस पर आपको BSSC लिखकर मैसेज करना है। इसके बाद पहले मेरी प्रक्रिया को सुन लीजिए कैसे जुड़ना है। इस नंबर, यह एक व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, व्हाट्सएप बनाइएगा, इस पर BSSC लिखकर मैसेज कीजिएगा, तो मेरे तरफ से यानी मेरे तरफ से एक लिंक जाएगा आपके पास, उस पर क्लिक करेंगे तो आप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। BSSC जैसे ही लिखेंगे कुछ मिनट के बाद आपके पास एक लिंक जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। ठीक है ना? चलिए फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि क्लास पहले इंपॉर्टेंट है। अगले सवाल की ओर चलते हैं जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध किससे? तो याद रखिएगा, नीली क्रांति का जो संबंध होगा वह किससे होगा? आप लोग पहले जवाब दीजिए, उसके बाद हम देखते हैं कि इसका सवाल का जवाब आप लोग का सही आ रहा है कि नहीं। बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है यहाँ पर 90% का। बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है 90% बच्चों का। बी ऑप्शन आ रहा है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। एक बच्चे का दूध उत्पादन नहीं होगा। सही से देखिए, नीली क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? मत्स्य पालन से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? मत्स्य पालन से हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य पालन से है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य पालन से है। उसी प्रकार से हम लोग श्वेत क्रांति की बात करेंगे तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से। उसी प्रकार से अगर आपके एग्जाम में कपास वाला तो नहीं पूछेगा, कपास ऐसे श्वेत वाला तो दूध से ही हो गया। ठीक है ना? ये आपका कपास वाला आएगा, हरित क्रांति से आएगा। किससे आएगा? हरित क्रांति से आएगा। जो भी फसल आता है, फसल के अंतर्गत जो भी चीज आपको बोलेगा, जैसे में कपास हो गया, धान हो गया, गेहूं हो गया, जो भी फसल का नाम रहेगा वो आपका हरित क्रांति के अंतर्गत आएगा। हरित क्रांति के अंतर्गत आएगा। तो फिर से एक बार हम क्लियर कर देते हैं, श्वेत क्रांति का संबंध किससे? दूध उत्पादन से है। नीली क्रांति का संबंध किससे? मत्स्य पालन से है। और कपास उत्पादन का संबंध किससे है? हरित क्रांति से है। ठीक है, ये सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, तो आपको याद कर लेना है। 10 नंबर आपका सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? एकदम इजी इजी टाइप का क्वेश्चन है, तो आप लोग इसका जवाब कमेंट में देंगे। ऐसा प्रश्न हम नहीं बताने वाले हैं। तो 10 नंबर का सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? आप लोग जवाब दीजिए। ठीक है, अगला नंबर 11 नंबर सवाल है जो कि आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है। क्या कह रहा है? एकदम VVI सवाल है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो देख लीजिएगा, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं।
संविधान सभा का पहला जो बैठक हुआ था वह हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को क्या हुआ था? संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था। संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था, जो कि नई दिल्ली में हुआ था। याद रखिएगा, कहाँ में हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ में हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था, जिसमें दो सदस्य बनाए गए थे। जिसमें क्या बनाए गए थे? दो सदस्य बनाए गए थे। एक आपका स्थायी सदस्य बनाए गए थे और एक आपका क्या बनाए गए थे? अस्थायी सदस्य बनाए गए थे। तो अस्थायी सदस्य यहाँ पर पूछ रहा है, तो अस्थायी आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। अस्थायी सदस्य कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कौन हो जाएंगे आपके? याद रखिएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद आपका कौन हो जाएंगे? अस्थायी अध्यक्ष होंगे। ठीक है। अगला नंबर सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। 12 नंबर आपका सवाल है, दीन ए इलाही। दीन ए इलाही का स्थापना किसने किया था? एकदम VVI सवाल है। दीन ए इलाही का स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा, अकबर ने किया था। दीन ए इलाही का स्थापना किसने किया था? अकबर ने किया था। ऐसे इंपोर्टेंट सवाल है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। दीन ए इलाही का स्थापना किसने किया था? अकबर ने किया था। एकदम VVI सवाल है, अच्छे से याद रखिएगा। 12 का कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन बिल्कुल क्या इसका हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है, 13 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके VVI सवाल में आता है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा? याद रखिएगा, भारत की जो सबसे लंबी नदी कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर आप लोग का आना चाहिए। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंगा नदी। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर यही पूरे विश्व का पूछेगा कि विश्व का सबसे लंबा नदी कौन सा होता है, तो विश्व का सबसे लंबा नदी आपका नील नदी होता है। विश्व का सबसे लंबा नदी कौन सा होता है? नील नदी होता है। या भारत का पूछ रहा है तो भारत का गंगा नदी। पूरा दुनिया विश्व का पूछेगा तो वह कौन सा नदी हो जाएगा? नील नदी हो जाएगा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है, तो इसको रट जाना है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 14 नंबर आपका सवाल क्या कह रहा है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट किस पर्वत माउंट एवरेस्ट एक मिनट माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? एकदम भाई वाइजल प्रश्न है, ठीक है ना। तो एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो ये आपका हिमालय में आ जाता है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि माउंट एवरेस्ट मतलब विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन सा है? तो वो आपका माउंट एवरेस्ट हो जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन सा हो जाता है? माउंट एवरेस्ट हो जाता है। जिसकी ऊंचाई की बात करेंगे, एक मिनट, जिसका ऊंचाई की बात करेंगे, एक मिनट, जिसका ऊंचाई की बात करेंगे तो 8,848 मीटर इसका ऊंचाई होता है। माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई टोटल कितना है? 8,848 मीटर टोटल इसका ऊंचाई है। 15 नंबर आपका सवाल है, एकदम VVI सवाल है। RBI का स्थापना कब हुआ था? RBI का स्थापना कब हुआ था? एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, ठीक है। RBI का स्थापना कब हुआ था? एकदम अच्छे से देख लीजिएगा। RBI का जो स्थापना हुआ था वह हुआ था 1935 ईस्वी को। अगर पूरी डेट की बात करेंगे तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आपका RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है। अगले नंबर सवाल की ओर चलते, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, आपको जवाब देना है। गीत गोविंद, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता कौन है? सभी बच्चों को पता है, गीत गोविंद के जो रचयिता हो जाएंगे जयदेव हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जयदेव हो जाएंगे। जैसे में जयदेव हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से जो इंपोर्टेंट सवाल बन सकता है वो हम आपको बता दें। अब गीत गोविंद पूछ रहा है तो रामायण भी कभी कभी पूछ ही लेता है। रामायण का भी आप लोग कमेंट में बताइए, रामायण का रचयिता कौन है। उसी के साथ आप लोग बताइएगा महाभारत। उसी के साथ आप लोग क्या बताइएगा? महाभारत। महाभारत का रचयिता कौन है? तो महाभारत वाला भी आप लोग बता दीजिएगा। रामायण एवं महाभारत दोनों का बता दीजिएगा, इसके रचयिता कौन है, ठीक है ना। दोनों को फटाफट बता दीजिए आप लोग कमेंट में। आगे चलिए,
17 नंबर आपका सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है, एकदम वीवीआई सवाल है, आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है। हालांकि ये प्रश्न आपको सिंपल दिख रहा है, लेकिन एकदम आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है, तो आप इसका जवाब दीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा, आप लोग इसका जवाब दीजिए, और जो जो इंपोर्टेंट है मैं आपको यहाँ पर करवा देता हूँ। भारत का जो राष्ट्रीय खेल आपका हो जाता है वो तो आपको पता है। जैसे मैं आपके एग्जाम में पूछेगा राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को आपका हम लोग खेल दिवस मनाते हैं। 29 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं, खेल दिवस मनाते हैं। 29 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं, खेल दिवस मनाते हैं। अगला नंबर सवाल है, 29 अगस्त को तो हो गया, हम लोग खेल दिवस मनाते हैं। उसके बाद अगला नंबर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी एग्जाम में छपेगा उसको देख लीजिए, क्या छपेगा, एकदम भी यही सवाल है कि हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, या सबसे ज्यादा खिलाड़ी किस खेल में होता है, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो याद कर लीजिएगा, हॉकी में टोटल आपका 11 खिलाड़ी, क्रिकेट में कितना खिलाड़ी, 11 खिलाड़ी, फुटबॉल में कितना खिलाड़ी, 11 खिलाड़ी, और सबसे ज्यादा खिलाड़ी किस खेल में होता है, तो रग्बी फुटबॉल में होता है, रग्बी फुटबॉल में होता है। अगला नंबर सवाल है, 18 नंबर सवाल है, जो कि आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, याद रखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा पठार आपका कौन सा हो जाएगा, पामीर का पठार हो जाएगा। कौन सा पठार हो जाएगा, पामीर का पठार हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा हो जाएगा, पामीर का पठार हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 19 नंबर आपका सवाल है, एकदम वीवीआई सवाल है, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन भारत कब आया था, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाला सवाल है। साइमन कमीशन जो भारत आया था वो आया था 1928 ईस्वी में। कब आया था, 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो इससे पीछे थोड़ा सा हम लोग चल जाएंगे, 1927 में चल जाएंगे। कहां पर चल जाएंगे, 1927। ऑप्शन को सही करेंगे, बी ऑप्शन आपका क्या हो गया, बिल्कुल राइट हो गया। अब यहां से इंपोर्टेंट सवाल देख लेते हैं, जैसे में 1919 ईस्वी में क्या हुआ था, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1927 ईस्वी में तो अभी क्लियर कर दिया, साइमन कमीशन हुआ था। 1930 ईस्वी में इसको दांडी मार्च भी बोला जाता है, या इसको सहयोग आंदोलन भी बोला जाता है। सॉरी, सविनय अवज्ञा आंदोलन, एक मिनट इसको कट कर देते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर से एक बार क्लियर कर देते हैं, दांडी मार्च या सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, 1930 ईस्वी में हुआ था। 1942 ईस्वी में क्विट इंडिया ऑफ मूवमेंट हुआ था। क्विट इंडिया ऑफ मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 ईस्वी में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 ईस्वी में हुआ था। 20 नंबर आपका सवाल है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है, इसका जवाब आप लोग को आना चाहिए। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा, इसका जवाब फटाफट आप लोग दीजिए, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा हो जाएगा। अगले नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 21 नंबर सवाल आपकी एग्जाम के लिए एकदम लॉलीपॉप साबित होने वाला है, एकदम वीवीआई साबित होने वाला है। इस बार आपकी एग्जाम में यही प्रश्न छपेगा, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था। ये प्रश्न मैं आपको कई बार बता चुका हूं, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 ईस्वी में। और अभी हम 1 मिनट पहले आपको पिछले प्रश्न में ये वाला आपको भी हम बताए थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन आपका हुआ था 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 1935 ईस्वी की बात करेंगे तो 1935 ईस्वी में आपका आरबीआई बैंक का स्थापना हुआ था। 1930 ईस्वी की बात करेंगे तो 1930 ईस्वी में दांडी मार्च या सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। अगले नंबर सवाल को चलते हैं। 22 नंबर आपका सवाल है, एकदम भी सवाल है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। किसी बच्चे को पता है ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, एकदम वीवीआई सवाल है, आप लोग बताइएगा, इसका जवाब आप लोग देंगे, बताइए। तो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर 95% बच्चों का राइट आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, अगर पता है तो जवाब दीजिए, नहीं तो मेरा जवाब भी सुन लीजिए। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, अकबर ने नहीं करवाया था, जहांगीर ने नहीं करवाया था, औरंगजेब ने नहीं करवाया था। तो अब आप लोग जवाब दीजिए। अब हम 3 गो के काट दिए, अब एगो अपना कमेंट में राय दीजिए, ठीक है, आगे चलिए।
विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा हो जाएगा? सभी को पता है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल। उससे पहले हम लोग भारत की बात कर ले। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा हो जाएगा? सहारा मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा हो जाएगा? सहारा मरुस्थल। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा हो जाएगा? सहारा मरुस्थल हो जाएगा। और भारत का पूछेगा तो कौन सा मरुस्थल हो जाएगा? थार मरुस्थल हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए। 24 नंबर आपका सवाल है, पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है? पंचवर्षीय जो योजना है वह किससे संबंधित है? प्रथम यहाँ पर सिर्फ पंचवर्षीय योजना दे दिया है, अब प्रथम द्वितीय तृतीय पूछवे नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पर रहना चाहिए था कि पंचवर्षीय योजना का मुख्य जो उद्देश्य था, चलिए हम यही क्वेश्चन का आंसर कर देते हैं। पंचवर्षीय योजना का मुख्य जो उद्देश्य था वह आर्थिक विकास करना था। आर्थिक विकास का मतलब होता है कि हमको जो मतलब जब भारत आजाद हुआ था, जब अंग्रेज से आजाद हुआ था, तो भारत का जो जीडीपी है उसमें जीडीपी मतलब उतना नहीं समझ में आता था। जो अर्थव्यवस्था है वो भारत का नीचे गिरा हुआ था, तो उसी को विकास करने के लिए, उसी को बढ़ावा देने के लिए इस पंचवर्षीय योजना का शुरुआत किया गया था। यानी आर्थिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजना का संबंध है, मतलब उससे संबंधित है। अगर प्रथम पंचवर्षीय योजना पूछेगा तो वह कृषि से संबंधित है। किससे संबंधित है? कृषि से। और दूसरा पंचवर्षीय योजना उद्योग से। लेकिन इस सिर्फ पंचवर्षीय योजना की बात कर रहा है तो वह आर्थिक विकास से हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। 25 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो इसका जवाब आप लोग का कमेंट में आना चाहिए। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा हो जाएगा? 25 का जवाब दीजिए फटाफट। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा होगा? अगले नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 26 नंबर आपका सवाल है, आर्य समाज का स्थापना किसने किया था? आर्य समाज का स्थापना किसने किया था? आर्य समाज का स्थापना किसने किया था? एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, आपकी एग्जाम में छपने वाला सवाल है। आर्य समाज का स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसका स्थापना किया था? आर्य समाज का स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद ने आर्य समाज का स्थापना किया था। ठीक है, अगला नंबर सवाल है, 27 नंबर आपका सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा? तो बिल्कुल राइट आंसर आप लोग को आना चाहिए राजस्थान। अगर जनसंख्या के हिसाब से पूछेगा तो उत्तर प्रदेश राजस्थान का टोटल क्षेत्रफल 3,42,239 किलोमीटर है। ये बिल्कुल सिंपल लेवल का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है ना। और किन किन बच्चों को क्लास अच्छा लग रहा है एक बार क्लास में बताइएगा। आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है एक बार कमेंट कीजिए, आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है, आगे आइए। 28 नंबर आपका सवाल है, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है? लौह पुरुष कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। 29 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी वीवीआई सवाल है, भारत की पहली योजना कौन सी थी? भारत की पहली योजना कौन सी थी बताइएगा। भारत का जो पहला पंचवर्षीय योजना था वो कौन सा था? कोई बच्चे बता सकते हैं? बिल्कुल राइट आंसर है, पहली पंचवर्षीय योजना था। ये मतलब कोई लॉजिक वाला सवाल नहीं है, लेकिन देख लेना है। ठीक है, और आपके एग्जाम में पूछा जाता है पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब हुआ था? 1951 से 1956 पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। 1951 से 56 पहली पंचवर्षीय योजना का क्या था? कार्यकाल था। अगला नंबर सवाल है, 30 नंबर सवाल है, अमरावती स्तूप। अमरावती स्तूप किस राज्य में स्थित है? एकदम वीवीआई सवाल है। अमरावती स्तूप किस राज्य में स्थित है? याद रखिएगा, 30 नंबर एकदम वीवीआई सवाल है। ठीक है, अमरावती स्तूप वो किस राज्य में है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा अमरावती स्तूप किस राज्य में है। तो ये आपका आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 31 नंबर आपका सवाल है, एकदम वीवीआई सवाल आएगा, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? एकदम वीवीआई सवाल है, याद रखिएगा। कुतुब मीनार का निर्माण आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलिए। 32 नंबर आपका सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? एकदम वायरल सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? सभी बच्चे को पता है ये हमारे बिहार में स्थित है। एकदम बिहार वाला सवाल है, आपके एग्जाम में छप सकता है। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था? सॉरी,
मतलब किस राज्य में स्थित है, तो बिहार में। और इसका स्थापना किसने किया था? नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? तो कुमार गुप्त ने किया था। किसने किया था? कुमार गुप्त ने आपका नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? कुमार गुप्त ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? कुमार गुप्त ने किया था। याद रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? कुमार गुप्त ने किया था। 33 नंबर आपका सवाल है, एकदम वायरल सवाल है, अच्छे से देख लीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? आप लोग को जवाब देना है, बिल्कुल इजी सवाल है, आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। 34 नंबर आपका सवाल है, देख लीजिएगा, एकदम वायरल सवाल है, अच्छे से देख लेना है। दक्षिण भारत का काशी किसे कहा जाता है? ठीक है, दक्षिण भारत का काशी किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, दक्षिण भारत का काशी हम लोग कांचीपुरम को कहते हैं। किसे कहते हैं? कांचीपुरम को हम लोग दक्षिण भारत का काशी कहते हैं। अगला नंबर सवाल है कि नील नदी, जो भारत की सबसे लंबी नदी नील नदी है, वह किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? नील नदी वह किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा, यह अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत कौन सा आता है? तो नील नदी आता है। अगला नंबर सवाल है, 36 नंबर सवाल है, एकदम वायरल सवाल है। हरित क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। हरित क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है? तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को हम लोग हरित क्रांति का जनक कहते हैं। 37 नंबर आपका सवाल है, जो कि आपके लिए वीवीआई सवाल है। गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? याद रखिएगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में हो जाएगा? तो ये आपका गुजरात में हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में हो जाएगा? तो ये आपका गुजरात में होगा। याद रखिएगा, एकदम वायरल सवाल है, आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। इसी प्रकार से कुछ इंपोर्टेंट की बात कर लेते हैं, जैसे में आपके एग्जाम में पूछ सकता है। रणथंभौर, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ में? तो रणथंभौर आपका राजस्थान में है, गिर आपका गुजरात में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में हो जाएगा? तो वो असम में हो जाएगा। ठीक है, 38 नंबर आपका सवाल क्या कह रहा है? 38 नंबर आपका सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? एकदम वीवीआई सवाल है, इसको रट जाना है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा हो जाएगा? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका कौन सा हो जाएगा? जोग जलप्रपात होगा। कौन सा जलप्रपात होगा? जोग जलप्रपात हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसमें हम अभी हिंदी भी आपको करवाने वाले हैं। क्या करवाने वाले हैं? हिंदी भी करवाने वाले हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। लाल किला किसने बनवाया था? एकदम वीवीआई सवाल है, आपको बताना है लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। 39 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, 40 नंबर आपका सवाल है, जवाब दीजिएगा। प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? कोई बच्चे बता सकते हैं प्लासी का युद्ध कब हुआ था? बिल्कुल राइट आंसर आप लोग को आना चाहिए। प्लासी का जो युद्ध हुआ था, वह आपका हुआ था 1757 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में आपका बक्सर का युद्ध हुआ था। 1857 ईस्वी में आपका सिपाही बोल सकते हैं सिपाही आंदोलन हुआ था, या उसको हम लोग 1857 के क्रांति के नाम से भी जानते हैं। 41 नंबर आपका सवाल है, एकदम वीवीआई सवाल है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा? आप लोग कमेंट में फटाफट जवाब देंगे। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? भारत का राष्ट्रीय गान पूछेगा, गान पूछेगा तो आपका जन गण मन हो जाएगा। जान गान आपका क्या हो जाएगा? जन गण मन हो जाएगा। और गीत पूछेगा तो क्या हो जाएगा? वंदे मातरम हो जाएगा। 42 नंबर आपका सवाल है, एकदम वीवीआई सवाल है, अच्छे से देख लीजिएगा। 42 नंबर सवाल क्या कह रहा है? सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा, सार्क का जो मुख्यालय आपका हो जाएगा वो कहाँ में हो जाएगा? काठमांडू में। नेपाल की राजधानी आपका कहाँ में हो जाएगा? काठमांडू में। नेपाल की राजधानी आपका कहाँ में हो जाएगा? काठमांडू में। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 43 नंबर आपका सवाल है, एकदम वीवीआई सवाल है। चंद्रयान 1, चंद्रयान 1 किस वर्ष लॉन्च किया गया था? किस वर्ष उसको प्रक्षेपित यानी लॉन्च किया गया था? ठीक है, एकदम वीवीआई सवाल है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चंद्रयान 1 हो गया, और एक चंद्रयान 3, चंद्रयान 3, ये दोनों जो है से आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है, तो दोनों को हम क्लियर करवा देते हैं। ठीक है, चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ था? तो यह 2008 ईस्वी में हुआ था। और चंद्रयान 3 कब हुआ था? तो ये
2023 ईस्वी में हुआ था। ये कब हुआ था? 2023 ईस्वी में चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था। 44 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? ठीक है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आ रहा है, ठीक है ना, लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आ रहा है। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो याद रखिएगा असम का। असम का क्या हो जाएगा? बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह आपका असम का हो जाएगा, ठीक है, एकदम वीवीआई सवाल है। 45 नंबर आपका सवाल है, अच्छे से देख लीजिएगा। गोलकुंडा जिला, गोलकुंडा किला, सॉरी गोलकुंडा किला, गोलकुंडा किला कहाँ स्थित है? कोई बच्चे बता सकते हैं गोलकुंडा किला कहाँ स्थित है? तो तेलंगाना में स्थित है। ये आपका कहाँ में स्थित है? तेलंगाना। अगला 46 नंबर आपका सवाल है कि भारत रत्न का शुरुआत कब हुआ था? कोई बच्चे बता सकते हैं भारत रत्न का शुरुआत कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1954 ईस्वी में आपका भारत रत्न का शुरुआत हुआ था। अगला नंबर सवाल है 47 नंबर आपका सवाल है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 22 अप्रैल को आपका पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। पृथ्वी दिवस आपका कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को आपका पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 48 नंबर सवाल है, सांची स्तूप किस राज्य में? सांची स्तूप किस राज्य में? एकदम भी यह सवाल है, सांची स्तूप किस राज्य में? बताइएगा। सांची स्तूप आपका मध्य प्रदेश में हो जाएगा। सांची स्तूप किस राज्य में हो जाएगा? मध्य प्रदेश में हो जाएगा। अगले नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। 49 नंबर 49 नंबर आपका सवाल है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या हो जाएगा? तो ब्रह्मागिरी की पहाड़ियां हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रह्मागिरी की पहाड़ियां हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। 50 नंबर आपका सवाल है, भारत का राष्ट्रीय जलचर है। भारत का राष्ट्रीय जलचर है। भारत का राष्ट्रीय जलचर क्या है? याद रखिएगा, भारत का जो राष्ट्रीय जलचर क्या होगा? मतलब जल में रहने वाला जीव यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? गंगा डॉल्फिन हो जाएगा। यहाँ से हम लोग जीके के 50 क्वेश्चन को क्लियर किए हैं। तो आप लोग कमेंट में जवाब देंगे 50 में से आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ। बताइए, अब हम हिंदी भी करवा दें? कौन कौन बच्चे हिंदी करने के लिए भी तैयार है? कमेंट एक बार करेंगे। हिंदी करने के लिए कौन कौन बच्चे तैयार हैं कि हाँ सर हिंदी भी करवा दीजिए? ठीक है, तो हिंदी करवाया जाए या छोड़ दिया जाए? बताइए, हिंदी करवा दिया जाए? नहीं, छोड़ देते हैं। हिंदी हम लोग क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो आप लोग देख नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगले वीडियो में हम लोग हिंदी के 30 प्रश्न को देखेंगे जो कि आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।